हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में या पिछले लेक्चर में हमने महाराणा जो मोकल था वहाँ तक का मेवाड़ का इतिहास हमने पढ़ा था और कुछ तथ्यों को जानने का प्रयास किया था और मेमोराइज़ करने का प्रयास किया था कि किस तरह से क्वेश्चन राजस्थान की जो है अपनी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे महाराणा कुंभ। देखिए, महाराणा कुंभा मेवाड़ की राजनीति में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है। पहले तो 1433 से लेकर 60 तक ये इसने राज्य किया, ऑलमोस्ट 27 साल तक राज्य किया इसने। ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, लाखा के समय जावर में खान मिली थी चांदी की, तो पैसों की कोई प्रॉब्लम इनके पास थी नहीं, बहुत पैसा था चांदी की खान की वजह से। ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे निर्माण कार्य भी करवाए। ठीक है। और निर्माण कार्यों के साथ साथ बहुत सारे युद्ध भी महाराणा कुंभा ने लड़े और उन युद्धों में उन्होंने विजय भी प्राप्त की है। और इसी कारण जब एक राजा बहुत ही अपने उत्थान पे होता है तो बहुत सारे उसके साथ नाम जुड़ जाते हैं, उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाने जाता है, उसके उपनाम बन जाते हैं। ये बहुत ही फेमस राजा था, नो डाउट। इसका मूल नाम कुंभकर्ण था। इसके बहुत सारे उपनाम थे। देखो, हालगुरु इसे कहते थे पहाड़ी दुर्गों के स्वामी के कारण होने के कारण। ठीक है। राजगुरु इसे कहते हैं राजनीति में दक्ष था। शैल गुरु इसे कहते थे स्थापत्य में प्रवीण था। ये दान गुरु, ये दानी शिरोमणि था, क्योंकि पैसा वही देगा जिसके पास पैसा हो, दान वही करेगा ना। तो पैसों की कमी थी नहीं इनके पास, तो इन्होंने बहुत दान दिया है। चाप गुरु, ये कहते धनुष विद्या में ये दक्ष था, धनुर्धर था, एक बहुत ही दक्ष धनुर्धर था। छाप गुरु, छापामार पद्धति में दक्ष था ये। रायथन यानी राजाओं का राजा, है ना। मतलब इसकी कीर्ति बहुत ज़्यादा थी उस समय, तो इसको राजाओं का राजा कहा जाता था। अश्वपति घुड़सवारी में प्रवीण था। नरपति श्रेष्ठ मानव था। ठीक है। बहुत ही गुणी व्यक्ति था, इसलिए इसको श्रेष्ठ मानव भी कहते थे। राणो रासो साहित्यकारों का आश्रयदाता था ये। अभिनव भट्टाचार्य महान संगीतज्ञ था, इस वजह से उसको अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था। और हिंदू सुल्तान इसलिए कहा जाता क्योंकि ये हिंदुओं का रक्षक था। ठीक है। हिंदू धर्म की ये रक्षा करता था, या हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले लोगों की ये रक्षा करता था, क्योंकि वह काल आक्रांताओं का काल था, जिसमें धर्म के नाम पे भी लोगों को कन्वर्जन भी करवाया जाता था और हत्या तक कर दी जाती थी अगर कोई कन्वर्ट नहीं होता था तो। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। स्रोत जो हैं जहाँ से हमें जानकारी इसकी प्राप्त होती है उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। एकलिंग महात्म्य है, ये कुंभा और कान्हा व्यास ने मिलकर लिखी है। रसिक प्रिया टीका, जिसकी हमने पहले बात की थी, जिसमें जो है हमीर के बारे में जानकारी में प्राप्त होती है, वो भी महाराणा कुंभा ने लिखी थी। ठीक है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, वो है अत्रि और महेश ने लिखी थी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति महेश व कान्हा व्यास ने लिखी थी। कुंभा एंड इज टाइम्स यू एंड डे, ये मॉडर्न डे जो है लेखक था जिसने कुंभा एंड इज टाइम। देखिए कि ये इतना महान राजा था कि इसके ऊपर अन्य देशों के जो लेखक थे उन्होंने भी इसके ऊपर किताब लिखी है। तो आप सोच लीजिए कि ये किस महानता को ये छू चुका था। उदयपुर राज्य का इतिहास जो है GH ओझा और वीर विनोद श्यामल दास ने लिखी है। ठीक है। ये वीर विनोद वाला क्वेश्चन काफ़ी बार आया था। एक बार तो ऐसा भी आया था कि वीर विनोद जो है उसके अंदर मतलब महाराणा कुंभा के पास कितने सैनिक हुआ करते थे, ऐसा क्वेश्चन भी आया है। और सांगा के पास कितने सैनिक हुआ करते थे, ऐसा क्वेश्चन भी आया है, जब वो किसके खिलाफ लड़ रहा था, बाबर के खिलाफ लड़ रहा था उस समय। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो वीर विनोद आप ज़रूर याद रखिएगा। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रसिक प्रिया टीका, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ऐसे जो ये वाले क्वेश्चन है ना, ये आते रहते हैं। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा याद रखोगे उतना आपको एग्ज़ाम में पास होने का आपको जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। कुंभा मोगल व सौभाग्य देवी का पुत्र था। 1433 पिता मोकल की हत्या के बाद ये शासक बना था। चाचा और मेरा ने हत्या कर दी थी इसके पिता मोकल की, तो उसके बाद ये शासक बना था। हंसाबाई के सुझाव पर कुंभा ने रणमल राठौड़ को पुनः मेवाड़ आमंत्रित किया था। देखिए, रणमल फिर से आ गया। रणमल पहले भी था, फिर मोकल ने भेज दिया था, उसके लक्षण देखते हुए फिर वो वापस आ गया। ठीक है। क्योंकि इस रणमल का जो महत्व है ना, वो मेवाड़ के जो राजनीति में ज़्यादा है बनिस्पत के मारवाड़ की राजनीति के अंदर। ठीक है।
1433 में रणमल की सहायता से कुंभा ने अपने पिता चाचा और मेरा की उसने हत्या की तथा चाचा और मेरा के पुत्र अक्का और महपा पवार को जो थे वो मालवा भाग गए। ठीक है, देखो मालवा, देखो कौन कौन अब मालवा जाएगा। एक तो अक्का और महका पवार। ठीक है, फिर 1433 में कुंभा का भाई जो था खेमकरण भी नाराज होकर कहाँ चला गया, मालवा। ठीक है, ये दो जो शत्रु या शत्रुता की भावना रखने वाले जो लोग हैं वो मालवा जाते जा रहे थे। तो मालवा क्या हो गया था, मेवाड़ के शत्रुओं का आश्रयदाता हो गया था। ठीक है, 1433 से 37 तक कुंभा ने रणमल की सहायता से अपने पड़ोसी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। 1437 में कुंभा ने मालवा पर आक्रमण किया, जिसे सारंगपुर का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध उसे ही कहते हैं। इसमें कुंभा ने मालवा के ऊपर आक्रमण किया था और जीता भी था। और फिर उसी के उपलक्ष्य में आगे देखते हैं। देखो उसी के उपलक्ष्य में उसने क्या किया था, जो कीर्ति स्तंभ है ना, विजय स्तंभ, वो उसी के उपलक्ष्य में उसने स्थापित किया था। ये देखिए, विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग में विजय स्तंभ की स्थापना ना ये की थी। 1438 में रणमल राठौड़ के विद्रोह के कारण कुंभा ने जो भारमली थी उससे उसकी हत्या करवा दी। अब देखो ये मामा मारा गया, वो मामा क्या, इसके बाप का मामा था, इसका तो मामा नहीं था, वो मारा गया। ठीक है, जो भारमली एक इसकी प्रेमिका थी, रखेल टाइप जो होती है वो थी, इसके हाथों उसकी हत्या करवाई रणमल राठौड़ की कुंभा ने। और फिर रणमल का जो पुत्र था जोधा, वो मारवाड़ भाग गया। अब जोधा कौन था, जिसने जोधपुर जो है अपने मारवाड़ का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसकी जिसने नींव रखी थी, उसको बनवाया था, और जोधपुर का नाम जिसके ऊपर है उसी जोधा की बात हो रही है यहाँ पे। ये 1438 में वहाँ से अपनी जान बचा के भागना पड़ा था। 1438 में कुंभा के आदेश पर चूंडा सिसोदिया के नेतृत्व में मारवाड़ मेवाड़ संघर्ष चला, तो जो 1452 में समाप्त हुआ। देखिए अब ये चूंडा जो सिसोदिया था ये भी मालवा चला गया था पहले। कब, मोकल से जब हंसाबाई ने इसके ऊपर संदेह किया था तब ये चला गया था, मांडू चला गया था, और वो मालवा के अंदर ही आती है वो जगह। तो फिर बाद में चूड़ा सिसोदिया के नेतृत्व में, और जो चूड़ा सिसोदिया है, फिर बाद में जब उसने देखा कि एक योग्य राजा अब मेवाड़ के अंदर है तो वो फिर वापस आ गया था। ठीक है, 1438 से 1452 तक लोक देवता हड़बू जी ने राव जोधा की सहायता की। ठीक है, और देखिए ये जो हड़बू जी हैं इन्होंने जोधा को सहायता दी थी, तो इसीलिए इनको मारवाड़ का उद्धारक भी बोलते हैं। और एक बेगटी गांव है जो जोधा ने जब 1452 में जब जोधा जो था वो आज़ाद हुआ था एक तरह से, उसने उसको भेंट स्वरूप बेगटी गांव दिया था हड़बू जी को। 1452 में हंसाबाई के हस्तक्षेप से चूंडा व राव जोधा में आवल वावल की संधि हुई। स्थान सोजत पाली। ठीक है, पाली सोजत जो स्थान है वहाँ पे आवल बावल की संधि हुई थी। आवल बावल की संधि से क्वेश्चन बन सकता है। मेवाड़ मारवाड़ सीमाओं का निर्धारण हुआ इसी संधि के अनुसार। मेवाड़ ने राव जोधा को मंडोर का शासक स्वीकार किया। ठीक है, राव जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से किया। ठीक है, इस तरह से देखो राजपूत या बड़े बड़े घरानों में संबंध भी इसीलिए हुआ करते थे पहले कि एक अपना राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए ऐसे ऐसे कार्य होते थे जिसको देखना अचंभा ही से कम नहीं होता था। कि अब आगे बढ़ते हैं। 1453 मालवा के जो सुल्तान थे मोहम्मद शाह खिलजी, ठीक है, तथा गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ने चंपानेर की संधि की और सोचा कि दोनों मिल के ना एक जो संयुक्त आक्रमण है ना वो करेंगे तभी अपन जीत सकते हैं। लेकिन कुछ तो कहते हैं कि आक्रमण हुआ ही नहीं था, कुछ कहते हैं कि इसमें कुंभा को विजय प्राप्त हुई थी। तो अभी इसके ऊपर कोई एक मत नहीं है। इसमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार तो देखो इसमें कुंभा को विजय प्राप्त हुई थी ऐसा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। किंतु यह रचनाएं कुंभा द्वारा कुतुबुद्दीन को अपनी ओर मिलाकर आक्रमण को विफल करने की बात भी कहते हैं। अन्य रचनाएं
अब देखिए, ये तो हो गया कि एक राजा जब अपने क्षेत्र को बचाने का प्रयास करता है, लड़ता है, झगड़ता है, वो वाले काम हो गए। अब लड़ने झगड़ने के अलावा भी एक राजा जो बुद्धिमान राजा और महान राजा होता है, वो जैसे सांस्कृतिक विकास करेगा, स्थापत्य का विकास करेगा, जनता के लिए कुछ करेगा, ठीक है, जो है ऐसे ऐसे कार्य करेगा जिससे कि जनता उसे याद रखे। तो देखिए, सांस्कृतिक विकास में सबसे पहले आता है दुर्ग निर्माण। तो वीर विनोद के अंदर जो शामल दास है, उनके अनुसार मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण पुरातत्व जो है वो काम कुंभा ने करवाया था। लेकिन जो पुरातत्व है वो इसकी वो नहीं करता, पुष्टि नहीं करता। वो कहता है कि इतने दुर्गों ने नहीं करवाया। कुछ दुर्ग हैं जो बनाए हैं कुंभा ने, जिसमें कुंभलगढ़ दुर्ग प्रमुख है, बसंती दुर्ग है, भोमट दुर्ग है, बदनौर दुर्ग है जो भीलवाड़ा में है, ठीक है, और मचान दुर्ग है जो राजसमंद में है, बसंती दुर्ग सिरोही में है, भोमट दुर्ग डूंगरपुर में है, ठीक है, और कुंभलगढ़ दुर्ग तो राजसमंद में है ही, जो कि सबसे बढ़िया दुर्ग है। आगे जो बात करेंगे वो है जीर्ण दुर्ग, जो है दुर्ग जीर्णोद्धार की, ठीक है, समझ रहे हो। यानी कि पहले से कोई दुर्ग बना हुआ होगा, उसका वो टूटा फूटा होगा तो उसको मरम्मत कराने का काम है, वो भी इसने करवाया था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग तो पहले से ही था। इसके 7 द्वार और विशाल परकोटा कुंभा ने बनवाया था। अचलगढ़ दुर्ग जो सिरोही का है, उसके अंदर उसका जीर्णोद्धार भी कुंभा ने करवाया था। आगे बात करते हैं मंदिर निर्माण की, ठीक है। तो कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़, लक्ष्मीनाथ मंदिर चित्तौड़, आदि वराह मंदिर चित्तौड़, कुंभ स्वामी मंदिर कुंभलगढ़ और अचलगढ़, और कुशाली माता का मंदिर बदनौर भीलवाड़ा, ठीक है। ये मंदिर का निर्माण ऐसा लगता है कि इन मंदिरों का निर्माण कुंभा ने करवाया था, ठीक है। तो कुंभ श्याम मंदिर, ऐसे कुंभ स्वामी मंदिर, ये तो साफ साफ ही पता लग रहा है कि कुंभा नहीं करवाया होगा। आप याद रखना है तो कुशाली माता का मंदिर याद रखें जो बदनौर भीलवाड़ा में है। आदि वराह मंदिर जो कि चित्तौड़ में है, इसका भी थोड़ा याद रखें। लक्ष्मीनाथ मंदिर तो नहीं पूछा जाता, आदि वराह और कुशाली माता का मंदिर पूछा जा सकता है। तो कुंभा के काल में सहयोगी के द्वारा भी जो है मंदिरों का निर्माण हुआ था। जैसे 27 देवरी मंदिर है श्रावक वेलाग द्वारा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लो। ये क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है, कोई इसमें आप ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। चौमुखा जैन मंदिर रणकपुर पाली का निर्माण जो है रणकपुर में है, पाली के रणकपुर में है चौमुखा जैन मंदिर। इसका जैन व्यापारी धनरक शाह ने इसका निर्माण करवाया था। शिल्पी का नाम था देवपाक, है ना। तो चौमुखा जैन मंदिर के शिल्पी का नाम बताइए, देवपाक। ये क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। 1444 खंभे हैं इसके अंदर, इसे स्तंभों का वन कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखें आप। आगे बढ़ते हैं विजय स्तंभ की तरफ। देखो, विजय स्तंभ एक बहुत ही शानदार कलाकृति या एक बहुत ही शानदार जो स्थापत्य का उदाहरण है, वो हमें देखने को मिलता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ठीक है। इसका जब निर्माण हुआ था वो सारंगपुर युद्ध के बाद, जब मालवा की विजय प्राप्त की थी कुंभा ने 1437 में, उसके बाद हुआ था। देखो, इसे विजय स्तंभ भी बोलते हैं, इसे जय स्तंभ भी बोलते हैं, इसे कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं, इसे विक्ट्री टावर भी बोलते हैं, है ना। तो ये चारों पांचों इसका नाम याद रखना। आप कुछ भी पूछ सकता है कि विक्ट्री टावर कहाँ स्थित है, जय स्तंभ कहाँ स्थित है, कुछ भी। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ तो लोगों को पता होता है, तो आप ये अच्छे से याद रखें इन चीज़ों को। स्थान चित्तौड़गढ़ दुर्ग इजी है, आसानी से याद रह जाएगा। 1440 से 1460 के बीच इसका निर्माण हुआ था, निर्माता कुंभा था। इसमें जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो जेता वाला है कि वास्तुकार का नाम क्या था, जेता। कुछ ये डायमेंशन है, 122 फुट ऊंचा, 30 फुट चौड़ा, 9 मंजिला, 157 सीढ़ियाँ। ये पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, इसका थोड़ा डाउटफुल है। कभी ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा गया नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखें, क्योंकि जो नहीं पूछा गया है वो कभी तो पूछा जाएगा ना। तो ये उसी में से है जो कभी कभी पूछा जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। कीर्ति स्तंभ की अभी तक बात हो रही है। भगवान विष्णु को समर्पित है ये। मूर्तियों का अजायबघर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, ठीक है। अपन ने अभी बात की थी 9 मंजिला है, तो 9 मंजिलों के अंदर हर मंजिल के ऊपर बहुत सारी मतलब मूर्तियाँ हैं। मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहा जाता है। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के ट्रोजन टावर से की थी, ट्रोजन टावर से। पर्सी ब्राउन ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ माना है, और कुतुब मीनार से श्रेष्ठ है ये मानने का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि कुतुब मीनार में कोई कलाकृतियाँ नहीं है, ना कोई मूर्तियाँ हैं, ना कोई डिज़ाइन है। वो तो केवल एक खंभे की तरह है, लेकिन
कुतुब मीनार बस एक ही है कि ये उसका निर्माण इससे पहले हुआ था, वो प्राचीन है। बाकी अगर स्थापत्य की बात की जाए या मतलब जहाँ पे कलाकारी लगाने की बात होती है ना, उसमें तो जो विजय स्तंभ है वो नंबर 1 है। 1949 में इसे जो है यहाँ पे डाक टिकट जारी हुआ था इसके ऊपर। यह राजस्थान पुलिस व पाठ्य मंडल का लोगो भी है। इस पर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति खुदी है, जिसका रचयिता अत्रि एवं महेश भट्ट है। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति वाला अत्रि और महेश भट्ट आप याद रखें, आदि कवि भी कहते हैं, इसलिए इनको आप याद रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कीर्ति स्तंभ से जुड़े हुए हैं ये लोग। इसके अलावा जैन की कीर्ति स्तंभ है, ठीक है, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही है। जैन जीजा शाह ने इसको बनाया था। 7 मंजिला है, 65 फुट ऊंचा है, 11वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। और कुंभा के द्वारा जो बनाया हुआ जो विजय स्तंभ था ना, उससे ये पुराना है, ठीक है, आप ये कुछ याद रखें। आगे बढ़ते हैं, कुंभा की साहित्यिक परंपराओं के ऊपर अब थोड़ा प्रकाश डाल देते हैं, ठीक है। यानी कि कुंभा ने साहित्य के अंदर क्या क्या उसने खुद लिखा था और उसके काल में क्या क्या लिखवाया था उसने, मतलब लिखा था अन्य लेखकों ने। देखो, साहित्यकारों को आश्रय देने के कारण ये राणो रासो था, राणो रासो इसको कहते थे। कुंभा के दरबारी साहित्यकार कान्हा व्यास, अत्रि, महेश भट्ट, सोम सुंदर, मुनि सुंदर और गुण सुंदर ये थे, ठीक है। एक माणिक्य नाम का भी था। कुंभा स्वयं कन्नड़, मराठी, कोंकणी, संस्कृत और मैथिली, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 भाषाओं का ये ज्ञाता था। आप सोचिए कि कितना योग्य शासक था ये। उस समय जब चारों तरफ मारघाट मचती थी, उस समय ऐसा ज्ञानी अगर राजा मिल जाए तो किसी भी वंश का शासन आने वाले 100-200 साल के लिए और बढ़ जाता है। वो इस तरह का कार्य करके चला जाता है। कुंभा ने निम्न ग्रंथों की रचना की है। एकलिंग महात्म्य, मूल लेखक इसका कान्हा व्यास है, लेकिन इसका जो प्रथम अध्याय है ना, राजवर्णन, ये राजवर्णन जो है ये लिखा था कुंभा ने। फिर भी इसका लेखक कुंभा ही माना जाता है, देखो, है ना। कामराज, रतिसार, गीत गोविंद की रसिक प्रिया टीका, ठीक है, ये कुंभा ने लिखी थी, ठीक है। चंडी शतक टीका है, ये भी कुंभा ने लिखी थी। और हरि कार्तिक, ये भी कुंभा ने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, संगीत की बात की जाए थोड़ी, है ना। देखिए संगीत की बात करते हैं। संगीत जो कुंभा का संगीत गुरु था सारण व्यास था। पूछा जा सकता है क्वेश्चन। कुंभा स्वयं कुशल वीणा वादक था। पुत्री रमाबाई भी संगीतज्ञ थी। कुंभा के संगीत ग्रंथ थे संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुर प्रबंध, वाद्य प्रबंध, ठीक है, और संगीत रत्नाकर टीका। देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन से ग्रंथ की रचना कुंभा ने की है। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुर प्रबंध, ये ऑप्शन में होते हैं। अमूमन लोग इनको छोड़ के चले जाते हैं। आप अच्छे से याद रखना, आराम से इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब चित्रकला की बात करेंगे, ठीक है। चित्रकला, कुंभा का दरबारी चित्रकार भीकम चंद था, जिसने रसिक प्रिया, रसिकाष्टक व गीत गोविंद चित्र बनाए थे। देखिए इनमें से किसी भी एक का नाम पकड़ के और ये पूछा जाएगा कि कौन सा इनका जो चित्रकार कौन था। रसिक प्रिया का जो था चित्रकार कौन था, रसिकाष्टक का कौन था, गीत गोविंद का कौन था। मेवाड़ जो चित्रकला शैली का विकास कुंभा के काल में हुआ और बहुत तगड़ा विकास हुआ। इस प्रकार कुंभा का काल मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। 1468 में जो है उसका जो पुत्र था उदा, उसने अपने बाप की हत्या कर दी कुंभा की, और कुछ समय तक उसने शासन भी किया। इसके पश्चात योग्य पुत्र जो था रायमल, वो राजा बना। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर का मैं अंत करना चाहूँगा। ये बार बार बीच में एक नोटिफिकेशन से आ जाता है, आप इसको इग्नोर करना। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप तो बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना। जो मैं आपको नॉलेज और जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो एक एक लाइन है, जो मैंने नोट्स बना के रखे हैं, इनकी एक एक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है, ठीक है। तो आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करो। बीच में कभी कभी इस फ़ोन के अंदर कभी कभी आ जाता है, तो उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो धन्यवाद दोस्तों। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे वीडियोस को। और नोटिफिकेशन का जो आइकन है, जो घंटी है, वो भी आप उसे भी प्रेस करें। कमेंट लिख के ये भी बताएं कि आपको
जो मेरे वीडियोस हैं वो कैसे लग रहे हैं आप, और मैं इसमें और कुछ सुधार भी करना चाहूँगा। अगर आप मुझे कोई सुझाव ज़रूर, आपका सुझाव स्वागत योग्य है। धन्यवाद।